सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू परी मार्कशीट। और आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। और इस चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म में संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्रूशियल एस्पेक्ट है उन सभी को डिस्कशन के साथ साथ एमसीक्यू विद ऑल क्वेश्चंस, ऑल पीवाईक्यूएस, उन सभी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बात करें अगर आज के सेशन की, तो इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघवाद। क्या होता है? संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब होता है आपका संघवाद। अब ये एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपने पहला चैप्टर पढ़ा है पावर शेयरिंग, और जब आप पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ रहे थे तो उसमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो आपने सेकंड हेडिंग पढ़ा था कि जब पावर जो है डिफरेंट लेवल्स पे शेयर किया जाए, जब पावर की शेयरिंग जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेयर्स पे, लेवल्स पे शेयर किया जाए, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में जो है शेयर किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमने सिर्फ उसमें यही पढ़ा था कि लेवल्स पे शेयर हो रही है, जिसमें कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल की बातें हम लोग देखे थे। वही हेडिंग यानी उसी सब टॉपिक से एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है फेडरलिज्म। यानी कि पावर का गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे शेयर करना क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। तो यहां से दो तीन जो क्रूशियल एस्पेक्ट है, पहले अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहले आप अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 40% ऑफ द पॉपुलेशन एंड अप्रोक्सीमेट 25 कंट्रीज की बात करें तो वो अपने यहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। यानी उनके यहाँ फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो 25 कंट्रीज में इस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंटेड फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है। अप्रोक्सीमेट 40% ऑफ द पॉपुलेशन फेडरलिज्म से इंपैक्टेड है। यानी फेडरलिज्म वहां पे प्रैक्टिस, वो फेडरलिज्म फेडरल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, रहते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। तो यहां से अगर बात करें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट से हटकर अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म में क्लास 10th के इस चैप्टर में इन सभी पेजेस जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इन्हीं सभी पेजेस का आपको जो है सामना करना है। जैसे आपका पहला पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप्रॉक्सीमेट लगभग 9 से 10 पन्ने में पूरा चैप्टर जो है कंसोलिडेटेड है। और इन्हीं 9-10 पन्नों को हम लोग समेकित करके एक एक पॉइंट्स का हम लोग एग्जैक्टली डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें सेशन की तो फेडरलिज्म जो होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो उन सभी इस पूरे चैप्टर में अगर फेडरलिज्म की बात करें तो इन सभी पॉइंट से हम लोग को रूबरू होना है। इन सभी पॉइंट से पहला है इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डेमोक्रेसी को बार बार पढ़ा, और डेमोक्रेसी में फेडरल होता है कि नहीं होता है, फेडरलिज्म की विशेषता क्या होती है, फेडरलिज्म किसे कहते हैं। और प्रीवियस चैप्टर में हमने जो फेडरलिज्म के बारे में छोटा सा एस्पेक्ट पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो क्या था। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन। इसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी आखिर वो क्या चीज है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, अगर इंडिया को बनाती है इंडिया फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करती है। और फाइनली लास्ट हेडिंग जो है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कि हम म्यूनिसिपैलिटी और जो है पंचायती राज जैसी व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर की अगर बात करें तो आप इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को देखेंगे। इसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री के हम लोग देखने वाले हैं। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सभी टॉपिक से घिरा हुआ पूरा हमारा चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू की अगर बात करें तो ओवरव्यू में हम जानते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका की अगर बात करें तो ये जो दोनों देशों का हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यही से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ऐसे देश हैं जो बहुत छोटे हैं, और उनके यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से हमने एक को सराहा और एक के यहाँ समस्या बहुत बड़ी देखने को मिल गई। एक के यहाँ सिविल वार हो गया, एक के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक ने अपनी पूरी व्यवस्था को एकोमोडेट कर लिया। तो आखिर उसने एकोमोडेट व्यवस्था को कैसे कर लिया, एक मेजर क्वेश्चन बनता है। तो इसने पावर की शेयरिंग करके हम जानते हैं अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट इसने बना के अपने यहाँ पावर को एकोमोडेट कर लिया, लोगों को एकोमोडेट कर लिया, कंट्री में किसी भी प्रकार की होने वाले सिविल वार जैसी घटनाओं को अवॉइड कर लिया। वहीं पे श्रीलंका की बात करें तो पूरी पावर को वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कंसोलिडेट करके अपने पास रख ली। और वहीं पे अगर श्रीलंका मैप की बात करें तो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में जो तमिलियन यानी तमिल स्पीकर पॉपुलेशन
पॉपुलेशन थी वो बात करते थे, वो राइट्स की डिमांड करते थे, वो अपने नीड कंसर्न को बोलते थे। वो जब उनकी कंसर्न फुलफिल नहीं होती थी तो अलग स्टेट की भी बात करते थे कि तमिल एलम दे दो, लेकिन फिर भी उनकी बातों को नहीं सुना गया और उनको हर तरीके से नेगलेक्ट किया गया, यानी उनके साथ पावर की शेयरिंग नहीं हुई। यानी इसके साथ पावर की शेयरिंग नहीं हुई और इसके साथ पावर की शेयरिंग हुई, यानी कि यहाँ पे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई और यहाँ पे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस नहीं हुई। तो इसी दोनों चैप्टर के इस चैप्टर के इन्हीं दोनों कंटेंट के माध्यम से, इन दोनों कहानियों के माध्यम से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। यानी कि बेल्जियम ने अपने यहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया, वहीं पे श्रीलंका ने अपने यहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस नहीं किया। तो आखिर ये फेडरलिज्म है क्या, जो इतनी अच्छी चीज है, जो अपने यहाँ की व्यवस्थाओं को मेंटेन कर देता है, देश की जो है इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को, देश की जो है सिक्योरिटी को इनहेंस कर देता है। तो आखिर क्या है, स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म की। तो बात करें फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म की आपकी डेफिनेशन आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिल जाती है। क्या बनती है फेडरलिज्म की प्रैक्टिस? अगर बात करें फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या है? एक सिस्टम है इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि पावर डिवाइडेड होती है किसके किसके बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी और उसके अलग अलग जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं देश के, उन सभी के बीच में। यानी कि जब पावर का डाइल्यूशन कर दिया जाए, यानी जब पावर कंसोलिडेट न करके पावर को डिवाइडेड कर दिया जाए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, पावर को शेयर कर दिया जाए, तो ऐसी प्रणाली को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। यानी फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी देश और देश के अलग अलग जो घटक हैं उन सभी के बीच में अगर पावर की शेयरिंग होती है, पावर को डिवाइड किया जाता है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म यानी संघवाद। एक दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी भी प्रकार से संघवाद यानी फेडरल शब्द का यूज नहीं। ये भी आपको समझना है कि भारत में भले फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है, भारत में भले फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है, भारत में फेडरलिज्म जैसी सारी विशेषताएं मिलती भी हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार से फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया। उसके स्थान पे आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 की अगर बात करें तो वहां पे इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट जैसी बातें कुछ इस तरीके से कही गई हैं। भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इंडिया जो फेडरल नहीं, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री नहीं बोला गया, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसके पीछे तमाम कारण है। साथ ही साथ भारत की जो फेडरल व्यवस्था है उसको फेडरल भी ना बोल के, चूंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फेडरल व्यवस्था ना बोल के क्वाजी फेडरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघीय व्यवस्था। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में अगली कक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल अगर शब्द आ गया है तो उसको हम लोग समझते हैं कि क्वाजी फेडरल क्या होता है। यानी एक ऐसा देश जिसके यहाँ फेडरल की भी विशेषता देखने को मिलती है और यूनिटरी की भी व्यवस्था मिलती है। यूनिटरी क्या होता है? यानी जब पावर एक लोगों के हाथ में हो। फेडरल क्या है? जब पावर डिवाइडेड हो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। यानी कि भारत फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। अभी किन किन पर्सपेक्टिव में फेडरल है, किन किन पर्सपेक्टिव में एकल है, इसी आधार पे आपको बोला गया है कि भारत एक फेडरल कंट्री तो है, लेकिन किसी किसी एस्पेक्ट में इसको क्वाजी फेडरल भी कहा जाता है, यानी अर्ध संघीय प्रणाली भी भारत में फॉलो की जाती है। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्वाजी फेडरल भी इंडिया को कहा जाता है, लेकिन फेडरल शब्द का यूज कहीं भी नहीं है, जबकि आर्टिकल 1 में आपका ये कहा गया है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। तो डेफिनेशन हमने देख लिया कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है ये हमने देख लिया। इसके बाद फेडरेशन की अगर बात करें, जो संघीय प्रणालियां हैं उसकी अगर बात करें तो वो दो रूप में होती है। फेडरेशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक होता है जैसे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो एक गवर्नमेंट होती है जो फेडरल होती है और एक गवर्नमेंट जो होती है यूनिटरी होती है। नाम से स्पष्ट है, एकल व्यवस्था और संघीय व्यवस्था। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो फेडरल हो, यानी जो पावर को क्या करती रहे, डिवाइड करती रहे, शेयर करती रहे, और एक ऐसी सरकार जो पावर को कंसोलिडेट कर ले, शेयर ना करे। तो यानी कि एक प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल और एक होती है यूनिटरी। यहां से हमारा टॉपिक बढ़ता है कि फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो हर फेडरेशन में, यानी कि फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट दो टाइप्स में होती है, एक फेडरल एक यूनिटरी। तो फेडरल में क्या होता है कि दो लेवल की गवर्नमेंट, फेडरल में कम से कम दो लेवल, आप जानते हैं कम से कम दो लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कम से कम दो लेवल की। यूनिटरी में क्या होता है, पूरी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पास होती है, एक ही प्रकार की सरकार होती है, और अगर कोई होती भी है दूसरी तो उसके साथ पावर की शेयरिंग नहीं होती, वो उसका सबऑर्डिनेट होता है।
तो वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट फॉर द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट एंड द अदर आर गवर्नमेंट एट द डिफरेंट प्रोविंसेस स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। यानी कि एक फेडरल सिस्टम में दो लेवल की कम से कम गवर्नमेंट होती है, जिसमें पहले लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री, जो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कुछ सब्जेक्ट पे कुछ प्रमुख कार्यों को अंजाम देती है, प्रमुख कार्यों करती है। और एक जो दूसरे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोविंस लेवल पे होती है या स्टेट लेवल पे होती है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग का काम करती है। तो यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कम से कम दो लेवल की सरकार होती है, एक सरकार जो पूरे देश के लिए, एक सरकार जो अलग अलग राज्य, यानी कि अगर आप समझें इसे तो एक सरकार होगी पूरे देश के लिए और एक उस देश में रह रहे जितने भी आपके स्टेट्स हैं, जितने भी होने वाले स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट के लिए एक गवर्नमेंट है और एक गवर्नमेंट पूरे होल एंड सोल कंट्री के लिए। तो फेडरल सिस्टम ऐसा होता है। और यहाँ पे जो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी जो सेंट्रल होती है, यानी जो इंटायर कंट्री वाली जो गवर्नमेंट होती है, और एक जो होती है स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल वाली, ये दोनों लोग जो है एंजॉय करते हैं अपनी पावर को फुल्ली इंडिपेंडेंटली। मतलब होता है तमाम चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये अपने अपने पावर्स को एंजॉय करते हैं, काम करते हैं अपने अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। तो अगले पॉइंट की बात करें तो इन दोनों फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में थोड़ा सा हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर कर लें, फेडरल सिस्टम में और यूनिटरी सिस्टम में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये पाते हैं कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि हमने देखा कि कम से कम दो लेवल की सरकार होती है, एक पूरे देश के लिए और एक अलग अलग प्रोविंसेस के लिए, स्टेट्स के लिए, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इफेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई आंसरेबल तो होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है, कहने का मतलब समझिएगा ध्यान से। सेंट्रल है, स्टेट है, दोनों लोग इंडिपेंडेंटली अपने पावर को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती कोई कमांड नहीं दे सकता स्टेट गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि ये भी ऑलरेडी एम्पावर्ड है, ये भी काम कर सकता है। आंसरेबल तो होता है, लेकिन ये मतलब होता है ना कि स्वतंत्र तो सभी लोग हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जवाब तो देना ही है, लेकिन ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब देश हित में कुछ भी ऐसे काम को कर सकते हैं। मतलब ये भी स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन, खुद की भी इसकी पावर होती है, ये हमेशा उसका सबऑर्डिनेट ही नहीं होता है। ये होता है फेडरल सिस्टम में। यूनिटरी की बात करें तो यूनिटरी सिस्टम में या तो सिर्फ वन लेवल की गवर्नमेंट होती है या उसके सब यूनिट्स होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। यानी कि यूनिटरी में क्या होता है, या तो एक लेवल की सरकार होती है, या तो अगर कई लेवल की सरकार है भी तो उस सभी लेवल, उस एक लेवल की सरकार के सबऑर्डिनेट रहते हैं, सब यूनिट्स रहते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है यूनिटरी सिस्टम में किसकी बात कर रहा है, यूनिटरी सिस्टम की बात कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर पास करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि ये करो वो करो। स्टेट गवर्नमेंट खुद के विवेक से कोई काम नहीं कर सकता, यानी फुल्ली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी कि अब तक हमने देख लिया कि फेडरलिज्म क्या होता है। एक बार हम पूरे पॉइंट्स को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी जब पावर सेंट्रल अथॉरिटी और उसके अलग अलग संवैधानिक घटकों में क्या हो, डिवाइडेड हो, शेयर्ड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है भैया। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट दो टाइप की, एक फेडरल होती है, एक यूनिटरी होती है। तो फेडरल की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, दो लेवल की सरकार होती है, इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, स्टेट भी एम्पावर्ड होता है। लेकिन यूनिटरी की बात करें तो सिर्फ एक लेवल की सरकार होती है, और दूसरे लेवल की अगर होती है तो उसी के सब यूनिट्स होती है और वो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करता है, ऑर्डर पास करता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। लेकिन फेडरल में स्टेट गवर्नमेंट की पावर, इसकी खुद की भी पावर होती है, वो सबऑर्डिनेट नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर हमने देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करें तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 25 आपके जो है कंट्रीज में अप्रोक्सीमेट 40% ऑफ द वर्ल्ड आप पॉपुलेशन, यानी 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लोग जो है फेडरल सिस्टम में रहते हैं। और 25 अप्रोक्सीमेट कंट्रीज में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करा गया है, वो चीज़ें वहाँ पे इंप्लीमेंटेड इस फॉर्म में होती हैं, फेडरल फॉर्म में होती हैं। और दूसरी अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया है, जबकि आर्टिकल 1 में ये कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, जबकि संघ की स्पेलिंग में आपको फेडरल शब्द का यूज नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसके पीछे तमाम कारण है। और भारत को अगर अभी जब चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो हम समझेंगे
कि एक फेडरल की कंट्री की जो विशेषताएं होती है वो कंप्लीटली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से मैच करती है। तो क्या हम इंडिया को फेडरल कंट्री कह सकते हैं? तो यस। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, अगली कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि भारत को कहीं कहीं अर्ध संघीय प्रणाली वाला देश भी कहा जाता है, क्योंकि जिसको हम लोग क्वाजी फेडरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाजी फेडरल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फेडरल सिस्टम भी देखने को मिलता है कभी कभी और यूनिटरी सिस्टम भी देखने को कभी कभी मिल जाता है। अब यहां से हमारा अगला एस्पेक्ट शुरू होता है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म के की फीचर्स, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है। यानी कि फेडरलिज्म हमने समझ लिया, गवर्नमेंट समझ लिया, यूनिटरी और फेडरल समझ लिया, देश के कॉन्टेक्स्ट, विश्व के कॉन्टेक्स्ट सब कुछ देख लिया। अब आखिर फेडरलिज्म की विशेषता क्या होती है? अगर कुछ फेडरलिज्म जैसी कोई चीज है तो उसकी विशेषता क्या होती है, यानी किन किन चीजों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये देश फेडरल है, ये देश फेडरल नहीं है। तो आई होप ये सेशन जो है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 7 फीचर्स को पढ़ते हुए हम लोग इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट को कंप्लीट करेंगे। की फीचर्स को देखेंगे, टाइप्स ऑफ फेडरेशन को देखेंगे, फेडरल कंट्री अगर इंडिया है तो क्या चीज़ उसको फेडरल कंट्री बनाती है, क्या विशेषताएं, सभी विशेषताओं को, जो विशेषताएं हमने देखा कि एक फेडरल कंट्री की विशेषता होती है, उन सभी विशेषताओं को भारत के कंटेक्स्ट में मिलाएंगे और फिर कहेंगे इंडिया जब फेडरल कंट्री। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया है। सो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू, और इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।